नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम 13 फरवरी ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि प्रश्न जो आए हैं वो तो आपको ध्यान देना ही है, लेकिन प्रश्नों के साथ जो आपको की पॉइंट बताए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों से जो आपको अवगत कराया जाता है, उस पर विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे। बात करते हैं पहले मनरेगा से। मनरेगा से प्रश्न पूछा गया है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100 दिन। जी हाँ, मनरेगा में जो है 100 दिन का रोजगार मिलता है। अब मनरेगा से क्वेश्चन क्या बन सकता है? मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत 100 दिनों का, साल भर में 100 दिनों का रोजगार मिलता है। ठीक है, यह गारंटी उन परिवारों के वयस्क सदस्यों को दी जाती है जो अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है कि मनरेगा के तहत किनको काम मिल सकता है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। अक्सर पूछा जाता है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई। यह योजना 200 जिलों में लागू की गई थी शुरू में। साल 2007-2008 में इसे 130 जिलों में लागू किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक यह योजना पूरे देश के 593 जिलों में लागू हो गई थी। ठीक है, ये जो की पॉइंट बताए जा रहे हैं ना, इसे थोड़ा सा विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है और इसको नोट करते जाना है अगर आगे शिफ्ट में आपका एग्जाम लगा हुआ है तो। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है। ठीक है, भारत एक विविधता वाला देश है, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर की बात करें तो जैन धर्म इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 79.8% जो आबादी है वो हिंदुओं की है। ठीक है, 14.2% आबादी इस्लाम धर्म की है, 2.3% आबादी ईसाई धर्म पालन करने वालों की है, 1.7% आबादी सिख धर्म मानने वालों की है और 0.7% आबादी बौद्धों की है और 0.4% आबादी जो है ये जैन धर्म मानने वालों की है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि राजश्री सिरके का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। राशि सिरके का संबंध है भरतनाट्यम और कथक दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर घुमा के ऑप्शन में भरतनाट्यम दे देता है तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, राजश्री का जन्म 15 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। अक्सर पूछा जाता है कि फला कलाकार का जन्म किस जगह हुआ था, फला कलाकार का संबंध किस जगह से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्हें कथक में योगदान के लिए 2013 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है, भरतनाट्यम। इनका जन्म 13 मई 1918 को मद्रास, अब जिसको चेन्नई कहते हैं, वहां हुआ था। भारत सरकार ने 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था इनको। 1981 में चेन्नई की भारतीय ललित कला सोसाइटी ने संगीत कला शिखामणि पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया था। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने इनके ऊपर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बाला सरस्वती पर बाला। ठीक है, ठीक है, बाला नाम की फिल्म 1976 में किसने बनाया था? सत्यजीत रे ने बनाया था। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस राजा ने काशी और कौशल को जीता था। ये क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन कल आया था, वहां पे कल आपको बहुत सारे फैक्ट मैंने बताए थे। जिन्होंने ध्यान से अगर देखा होगा तो निश्चित तौर पे उन्होंने क्या किया होगा, 12 तारीख का वीडियो जिन्होंने देखा होगा तो 13 तारीख जिनका एग्जाम था निश्चित तौर पर टिक करके आए होंगे। 12 तारीख को आल शिफ्ट का जो एनालिसिस आपको कराया उसमें सारा फैक्ट आपको मैंने बताया था। ठीक है, बिंबिसार से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो अब इसी क्वेश्चन घुमा के बता दिया कि हर्यक वंश के किस राजा ने काशी और कौशल को जीता था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है अजात शत्रु। अजात शत्रु बिंबिसार और चल्लन का बेटा था। ठीक है, वहां पे बहुत सारे फैक्ट आपको बताए थे, कुछ फैक्ट और जान लीजिए आप जो है आज। देखिए अजात शत्रु जो है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों का समकालीन था।
उसने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हरा करके राजकुमारी वज्रा से विवाह किया था। उसने राजगिरी में पहली बौद्ध सभा की परिषद में मदद की थी। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था, जिसकी हत्या करके अजातशत्रु राजा बना था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने गिरिब्रज मतलब जिसको राजगीर कहते हैं को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उसने राजगृह नाम का शहर बसाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है मेरे भाई, ये जो की पॉइंट है, जो फैक्ट है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, यह अनुच्छेद संविधान के भाग 6 में शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न भी अनुच्छेद से है कि संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता इसका राइट आंसर है, यूसीसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी से जुड़ी बातें बताई गई हैं। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में आता है। ठीक है, यह भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, मतलब डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। यूजीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल इसका राइट आंसर है, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक। ठीक है, तो ये जो योजना थी ये अर्थशास्त्री के.एन. राज के द्वारा तैयार की गई थी और हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी योजना 1956 से 1961 तक चली जो है, ये योजना जो है 1953 में भारतीय सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए गाडगिल फार्मूला अपनाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक लागू की गई थी और यह अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित योजना थी। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि तितास साधु किस खेल से संबंधित हैं? तितास साधु का संबंध जो है क्रिकेट से है, महिला क्रिकेटर है, तेज गेंदबाज है। इनका पूरा नाम है तितास रानादीप साधु। इनका जन्म कहाँ हुआ है? चिनसुरा, पश्चिम बंगाल। तितास ने एशियाई खेलों में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। इन्होंने अपना पहला मैच बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह संविधान के भाग 3 में शामिल है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? चीन इसका राइट आंसर है, सबसे अधिक है चीन इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा सा हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। 12 तारीख को जो है बांग्लादेश के पड़ोसी बांग्लादेश के फल के बारे में पूछा गया था। मतलब पड़ोसी देशों के बारे में क्वेश्चन लगातार बन रहा है। पिछले दिनों जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका कुल मिला के 9 देश हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में अनुदैर्ध्य रूप से स्थित है। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है, मतलब स्थलीय सीमा। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल, सुदूर पूर्व में म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश, श्रीलंका दक्षिण पूर्व में और मालदीव दक्षिण पश्चिम से जल सीमाओं वाले 2 देश हैं। इस तरह से कुल 9 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। 7 देश स्थलीय हैं और 2 समुद्री सीमा साझा करते हैं। भूमि सीमा की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। चीन और रूस के बाद भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बहुत ही सेंसिटिव सीमा है और सबसे ज्यादा हमारी जो सीमा लगती है और बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का मुख्य सचिव कौन होता है? तो राज्य के सबसे जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है वही राज्य का मुख्य सचिव होता है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी होता है।
वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संवाद का मुख्य जरिया भी होता है। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल का प्रधान सचिव होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव राज्य में लोक सेवाओं का भी अध्यक्ष होता है। मुख्य मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आत्मारंग पांडुरंग इसका राइट आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर ने मुंबई में 21 मार्च 1867 को की थी। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की गति स्थिर है और वह एक सीधी रेखा में चल रही है तो उसका त्वरण कितना होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है 0। आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इस बात को 0 क्यों होगा। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि त्वरण वह दर है जिस पर समय के साथ वेग बदलता है, और यदि वेग स्थिर है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में बदलाव की दर होता है। ठीक है, त्वरण की परिभाषा हो गई। कुछ आइए इसके आधार पर कुछ और चीजों को जान लेते हैं। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में स्थिर गति से चलती है तो उसका वेग नहीं बदलता है। अगर कोई किसी वस्तु की गति की दिशा नहीं बदलती है तो उसका वेग भी एक समान होगा। अगर किसी वस्तु की गति की दिशा एकाएक बदल जाती है तो उसका वेग बदल जाएगा और तब वस्तु की गति में त्वरण होगा। अगर कोई वस्तु समय के साथ समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति में होना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण मूर्ति पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है मृदंगम। मृदंगम के साथ साथ पिल्लई का संबंध कंजीरा से भी है। कंजीरा और मृदंगम दोनों की वादक हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में जो भी रहेगा उसे आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो है बिहार। बिहार इसका राइट आंसर है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य था। बिहार के बाद यूपी का नंबर आता है। वहीं जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य था। अगला प्रश्न है कि घुरेही किस राज्य का लोक नृत्य है? जिसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये घुरेही। हिमाचल प्रदेश के कुछ लोक नृत्य और जान लीजिए। कुल्लू नट्टी है, छम नृत्य है, भोटिया नृत्य है, चंपुली है, छोलिया है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद इसका राइट आंसर है। आपने 17 सितंबर 2024 को दलजीत सिंह चौधरी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें महासागरों और नदियों का पानी वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण इसका राइट आंसर है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल निरंतर अपना रूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच घूमता रहता है क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। जल चक्र में पानी कई रूप में होता है, जैसे तरल है, ठोस है, वाष्प है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तमिलसाई सुंदरराजन 2024 में किस राज्य की राज्यपाल थी? तेलंगाना इसका राइट आंसर है। तेलंगाना की दूसरी राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद इसका राइट आंसर है। सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ वेद है। इसे भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। सामवेद में संगीत से लगे सुर को गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र हैं। अगला प्रश्न है कर्ण राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव इसका राइट आंसर है। वासुदेव। कर्ण वंश का पहला शासक वासुदेव था, जिसके गोत्र के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया। मतलब वासुदेव का गोत्र क्या था? कर्ण था। उनके बाद उनके बेटे भूमि मित्र ने राज किया। वासुदेव शुरू में शुंग सम्राट देवभूति का मंत्री था, जिन्होंने बाद में पूर्व सम्राट की हत्या कर दी और सिंहासन हड़प लिया। कर्ण राजवंश 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा होता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है?
इस समस्या को फ्री राइडर समस्या बोला जाता है। इसे फ्री राइडर समस्या कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो मुफ्त खोरी की समस्या कहा जाता है। फ्री राइडर समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का लाभ बिना भुगतान किए उठाता है। कुछ उदाहरण आप समझ लीजिए तो आपको बात अच्छे समझ में आ जाएगी। जैसे शहर की सड़क है, पार्क है, स्कूल है, शिक्षा है, बुनियादी ढांचा है, प्रकाश स्तंभ है, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली है, ज्ञान है, ताजी हवा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, आधिकारिक आंकड़े हैं, ये वगैरह वगैरह चीजें हैं। ये सब क्या आती हैं? फ्री राइडर समस्या में आती, फ्री राइडर में आती हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया था? जिसका जो राइट आंसर है वो है 20 लोगों को पहली बार अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो जान लीजिए। यह पुरस्कार जो है युवा और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, 15 लाख रुपए नगद और एक साल दिया जाता है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मीना साथी, उन्हें 1962 में बैडमिंटन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। वही अगर क्रिकेट की बात करें तो सलीम दुर्रानी थे जिन्हें 1961 में पुरस्कार मिला था। कुश्ती की बात करें तो पहले खिलाड़ी थे उदयचंद जिन्हें 1961 में पुरस्कार मिला था। शतरंज की अगर बात करें तो पहले खिलाड़ी थे मैनुअल आरोन जिन्हें 1961 में पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि बेगम अख्तर का संबंध किससे था? बेगम अख्तर का संबंध गजल, ठुमरी और दादर गायन से था। दादरा गायन से था। उन्हें मल्लिका ए गजल के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने पहले पद्मश्री और साल 1975 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1930 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ और 13 जनवरी 1931 को लंदन में खत्म हुआ। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। इस सम्मेलन में 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और ये पूरी तरह से विफल रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का फसल उत्सव कौन सा है? तो पोंगल, पोंगल जो है तमिलनाडु का फसल उत्सव है। ठीक है। यह त्योहार 13 से लेकर 16 जनवरी के बीच मनाया जाता है। कुल मिलाकर मतलब ये 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को थाई पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को पूनम पोंगल कहते हैं। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।